नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की एक बेहद अजीब और दिलचस्प चीज के बारे में बात करेंगे, ब्लैक होल्स। हमने एक ब्रायन कॉक्स का एक वीडियो देखा और उसमें जो बातें हैं वो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लैक होल्स हैं ही इतने रहस्यमयी। हाँ, तो आज का इरादा है ये समझना कि आखिर ये ब्लैक होल भला क्या है, ये बनते कैसे हैं और इनसे जुड़ी कुछ सबसे हैरान करने वाली बातें कौन सी हैं। चलिए इस रहस्य को थोड़ा कुरेदते हैं। हाँ जरूर। तो देखिए, ब्लैक होल्स जो हैं वो असल में आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है ना, हाँ, रिलेटिविटी। उसी का एक नतीजा कह सकते हैं। सोचिए, स्पेस और टाइम मतलब अंतरिक्ष समय का जो ताना बाना है वो इतना ज्यादा खिंच या मुड़ जाए कि एक बेहद घना मतलब सुपर डेंस इलाका बन जाए। इतना घना कि उनकी ग्रेविटी, उनका खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि रोशनी तक लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल सकती। लाइट भी नहीं? जी हाँ, और वो बाउंड्री, वो सीमा जहां से वापसी नामुमकिन है, उसे ही इवेंट होराइजन कहते हैं। अच्छा, इवेंट होराइजन, ये नाम सुना है, पर ये आइंस्टीन के वक्त से है। वैज्ञानिक ने 1916 में ही रख दिया था। अच्छा। आइंस्टीन की थ्योरी आने के फौरन बाद। 1916 से? अरे वाह, 100 साल से भी ज्यादा पहले। ये तो कमाल है। पर सवाल ये है कि कुदरत, नेचर इतनी अजीब चीजें बनाती कैसे हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन तरीका माना जाता है वो है बड़े तारों से। जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कई गुना बड़ा, हाँ, अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है, उसका सारा न्यूक्लियर फ्यूल, उसका ईंधन जल जाता है। फिर क्या होता है कि वो अपने ही वजन, अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबकर कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब अंदर ही अंदर सिकुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी सारी चीजें, सारा मैटर एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है। ओपेनहाइमर और श्नाइडर जैसे वैज्ञानिकों ने बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाया था कि ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, मतलब तारे की मौत से ब्लैक होल का जन्म। और वो जो बहुत बड़े वाले ब्लैक होल होते हैं, सुपरमैसिव वाले, जो गैलेक्सी के सेंटर में मिलते हैं। हाँ, सुपरमैसिव ब्लैक होल, उनके बनने का तरीका शायद थोड़ा अलग हो सकता है। एक थ्योरी ये है कि ब्रह्मांड जब बहुत नया था शुरू में, हाँ, बिग बैंग के बाद जी, तब गैस और पदार्थ बहुत ज्यादा थे और वो शायद सीधे ही बिना किसी तारे के बने अपने ही वजन से ढहकर ये बड़े ब्लैक होल बना सकते थे। डायरेक्ट कोलैप्स जिसे कहते हैं। सीधे ढहने से। ये भी दिलचस्प है। अच्छा, यहाँ से बातें और भी अजीब होती हैं। मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है और पढ़ा भी है कि ब्लैक होल में गिरने वाला कोई इंसान स्पेगेटी की तरह लंबा खिंच जाता है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। कम से कम छोटे तारे जितने वजन वाले ब्लैक होल के लिए तो ये पक्का है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। स्पेगेटिफिकेशन? हाँ, होता ये है कि जैसे ही आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, आपके पैरों पर जो ग्रेविटी का खिंचाव होगा वो आपके सर पर लगने वाले खिंचाव से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा, क्योंकि पैर ज्यादा पास हैं। बिल्कुल, और ये जो खिंचाव का फर्क है, यही आपको नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा खींच देगा। बाप रे, सुनने में ही भयानक है तो लेकिन मजे की बात सुनिए, अगर आप किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिर रहे हो जो लाखों या अरबों गुना भारी हो, हाँ, तो इवेंट होराइजन इतना बड़ा होता है कि वहां ग्रेविटी का खिंचाव उतना स्टीप नहीं बदलता। तो हो सकता है कि आप इवेंट होराइजन पार करते वक्त शायद कुछ खास महसूस ही ना करें। क्या? वाकई? मतलब आप बिना पता चले ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर सकते हैं? हाँ, ये तो उम्मीद से बिल्कुल अलग है। तो फिर अंदर क्या होता है? वो सिंगुलैरिटी। हाँ, इवेंट होराइजन के अंदर सब कुछ, हर चीज सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, सिंगुलैरिटी की तरफ। पर सिंगुलैरिटी को ऐसे मत सोचिए कि वो कोई मटर के दाने जैसी जगह है। तो फिर वो भविष्य में एक पल है, एक टाइम है, जगह नहीं। जैसे हमारे लिए अगला सेकंड या कल आना तय है, उससे हम बच नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। वैसे ही ब्लैक होल के अंदर इवेंट होराइजन पार करने के बाद सिंगुलैरिटी तक पहुंचना तय है। वो फ्यूचर का एक पॉइंट है जिससे बचा नहीं जा सकता। वाह, ये तो फिलॉसफी जैसा लग रहा है। पर आपने कहा कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, तो ये हमेशा के लिए रहते हैं? पहले यही माना जाता था, लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग ने एक कमाल की बात बताई। क्वांटम फिजिक्स को जोड़कर उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। नहीं, वो बहुत धीरे धीरे एक किस्म की रेडिएशन छोड़ते हैं जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और इस रेडिएशन की वजह से वो धीरे धीरे अपना मास खोते हैं और अरबों खरबों खरबों साल में,
भाप बनकर उड़ सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन, ये तो सुना है। इसका मतलब वो परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। ये सब सिर्फ गणित और कल्पना, थ्योरी तो नहीं है। क्या हमने इन्हें सच में देखा है? इनके होने का कोई पुख्ता सबूत है? अरे बिल्कुल, सबूत तो बहुत पुख्ता है। सबसे पहला तो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में है। सैजिटेरियस ए स्टार। जी हाँ, सैजिटेरियस ए स्टार। वैज्ञानिकों ने सालों तक उसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूमते हुए तारों की ऑर्बिट को ट्रैक किया और उनकी चाल से हिसाब लगाया कि वहां बीच में कोई बहुत बहुत भारी लेकिन अनदेखी चीज होनी चाहिए। और वो ब्लैक होल ही निकला। बिल्कुल। इस खोज के लिए तो नोबेल प्राइज भी मिला है। और अब तो और भी कमाल हो गया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम का एक बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उन्होंने हाल ही में सैजिटेरियस ए स्टार और एक दूसरी बहुत दूर की गैलेक्सी M87 उसके ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की एक धुंधली सी ही सही पर तस्वीर जैसी चीज जारी की है। अरे वाह, यानी हमने इन्हें लगभग देख लिया है। ये तो अद्भुत है। और ये कितने बड़े हो सकते हैं? बहुत बड़े। M87 वाला तो सूरज से कोई 6.5 अरब गुना भारी है। सैजिटेरियस ए स्टार भी करीब 40 लाख गुना भारी है। अरबों गुना। बाप रे। अच्छा, इन खोजों ने जाहिर है कुछ और भी गहरे सवाल खड़े किए होंगे। जैसे मैंने कहीं सुना था, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड ही किसी ब्लैक होल के अंदर हो सकता है? ये कहाँ से आया? हाँ, ये एक बहुत ही स्पेक्युलेटिव पर मजेदार आइडिया है। ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल नाम के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है पर बेसिकली ये आइडिया कहता है कि शायद किसी 3D स्पेस की सारी जानकारी, मतलब एवरीथिंग, उसकी 2D बाउंड्री या सतह पर इनकोड की जा सकती है, जैसे किसी होलोग्राम में होता है। ओके। और ब्लैक होल के बारे में भी कुछ ऐसी ही सोच है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, कि उसमें क्या गिरा है वगैरह, वो सब उसके इवेंट होराइजन पर, उसकी सतह पर स्टोर होती है। तो सवाल उठा कि क्या हमारा 3D यूनिवर्स भी किसी बड़ी चीज की 2D सतह पर एक होलोग्राम हो सकता है, या किसी बड़े ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा? तो कैसा हो सकता है? ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और सारे सबूत यही कहते हैं कि ये हमेशा फैलता रहेगा। जबकि ब्लैक होल के अंदर, जैसा हमने कहा, आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच ही जाते हैं, समय वहां सीमित है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, तो शायद हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं है। पर यह सवाल अपने आप में दिखाता है कि ब्लैक होल हमें फिजिक्स के कितने गहरे और अनसुलझे सवालों तक ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष में घूमने वाले वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो चीजों को निगल जाते हैं, जैसा कि अक्सर दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। ये तो स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और शायद खुद रियलिटी, मतलब वास्तविकता के फंडामेंटल स्वभाव को समझने की एक चाबी है, कुंजी है। सही है। ये हमारी सबसे अच्छी थियरीज जैसे जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि ये थियरीज अभी पूरी नहीं है। जैसे हॉकिंग रेडिएशन, वो इशारा करता है कि क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी का कोई गहरा रिश्ता है जिसे हम अभी पूरी तरह समझते नहीं। जिसे क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं शायद। बिल्कुल। और होलोग्राफिक प्रिंसिपल जैसे विचार शायद हमें उसी दिशा में, उसी गहरे कनेक्शन को समझने की तरफ ले जा रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल वाली बात में कुछ भी सच्चाई है कि जानकारी सतह पर रहती है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी ये पूरी 3D दुनिया, हमारा पूरा एहसास, हमारा ब्रह्मांड असल में किसी बहुत दूर की, किसी कॉस्मिक होराइजन जैसी 2D सतह पर लिखा हुआ सिर्फ एक तरह का कोड या जानकारी मात्र है? सोचने के लिए गहरा सवाल है ये।